अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिज़नेस के अंदर अगर एसेट को बाय किया जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आपको अगर याद हो तो एक दफ़ा मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी निशात की, याद है आपको? मैं दोबारा आपको ट्राई करता हूँ कि आपको निशात की बैलेंस शीट जो है वो मिल जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। निशात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ जी। ये देखिएगा, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगी, राइट। एसेट को अक्वायर किया हुआ है और ये नोट नंबर, इसके अंदर हमें डिप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट मिली है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, 30 नंबर नोट्स के ऊपर हैं। ठीक है, इसको मैं एडमिन एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस में यहाँ कहीं डिप्रिसिएशन आ रही होगी, कहाँ आ रही है? हाँ जी, ये डिप्रिसिएशन है ना। डिप्रिसिएशन, ये देखें ना, डिप्रिसिएशन करने एक मेथड दिया हुआ है कि डिप्रिसिएशन जो है वो किस मेथड से अप्लाई की जाएगी। ठीक है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। ज़ाहिर बात है ये जो रिपोर्ट आपको नज़र आ रही है ये IFRS के मुताबिक बनी है, ये टैक्स के मुताबिक नॉर्मली नहीं बनी होती। ठीक है, मैं आपको आगे शेड्यूल दिखाता हूँ इसका। ये डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ये देखें इन्होंने शेड्यूल जो है वो इस तरह से बनाया हुआ है। इसको सीधा कैसे करूँ मैं? बहरहाल ये देखें, आपको कोई ये शेड्यूल बना हुआ है। बहरहाल हम तो ऐसे नहीं हो सकते। ये देखिएगा इन्होंने ये डिप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। डिप्रिसिएशन चार्ज जो एलोकेट की है कॉस्ट ऑफ सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को, एडमिन को और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को, इन्होंने सारी डिप्रिसिएशन टोटल ये चार्ज की हुई है, राइट। अब सवाल ये है कि हम भी तो जब टैक्सेबल इनकम बनाएंगे तो उसको भी तो डिप्रिसिएशन करें, बनाएंगे ना। जब हम अपना काम ये करते हैं, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया था कहीं पे, अगर आपको याद हो, बिजनेस के अंदर दिखाया था कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके अंदर जो डिप्रिसिएशन चार्ज की गई होगी वो भी तो अकाउंटिंग बेस ही नॉर्मली होगी ना। क्या ख्याल है? अब हमने सीखना है कि टैक्स के मुताबिक कैसे अकाउंटिंग होगी। देखिए, एग्ज़ाम में 95% से ज़्यादा आपको ये एग्जामिनर बताएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो डिप्रिसिएशन है वो अकाउंटिंग की है और वो खामोश होगा। फिर आपको उसकी कोई डिटेल बताएगा कि हमने ड्यूरिंग द पीरियड इतने एसेट्स बाय किए हैं। क्या किए हैं? इतने एसेट्स बाय किए हैं, उसकी कॉस्ट बताएगा। अब स्टूडेंट को यहाँ पर जो चीज़ देखनी होती है वो दो इश्यूज हैं, मैं आपको पहले बता दूं। नंबर 1, उसको एग्ज़ाम के अंदर टैक्स डिप्रिसिएशन कंप्यूट करना होती है, राइट। इसके लिए इसके पास इंफॉर्मेशन, डेटा क्या होगा? देखें,
आपने क्या चीज़ बनानी है और आपको क्या चीज़ मिलनी है। अगर नहीं पता ना तो फिर आप फेल हो रहे हैं। समझ आ रही? जैसे मैंने आपको ये बिजनेस शुरू करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया कि भाई ये चीज़ मिलनी है आपको और ये चीज़ तैयार करनी है। मैं हर जगह पर एक ही मॉडल को लेके चल रहा हूँ। तो इसी तरह जब आपने टैक्स डिप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है एग्ज़ाम में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे एग्जामिनर टैक्स डिप्रिसिएशन कंप्यूट करवा रहा है। उसके लिए वो आपको क्या करेगा, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स को बताएगा कि इसने इतने एसेट्स बाय किए हैं, ठीक है। उसकी आपको कॉस्ट बताएगा और हो सकता है कि वो मुकम्मल कॉस्ट ना बताए, फिर उसका मेथड ऑफ एक्विजिशन बताएगा। हो सकता है कि उसने परचेज किया हो, ठीक है। हो सकता है कि उसने परचेज करने की बजाय उसने लीज करवाया हो, ठीक है। हो सकता है कि उसने एक्सचेंज किया हो सकता है कि उसको गवर्नमेंट ने तोहफातन हदियतन दिया हो, सब्सिडी मिली हो सकता है कि उसने इसको फॉरेन एक्सचेंज में लिया हो, ठीक है। आपने फॉरेन करेंसी में लिया हो सकता है उसने लोन के थ्रू लिया हो। तो आपको सबसे पहले उसकी कॉस्ट तक पहुंचना होगा। कब तक पहुंचना होगा? कॉस्ट तक पहुंचेंगे तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। क्लियर? इसका मतलब ये है कि स्टेप 1 क्या होना चाहिए, हमारी कॉस्ट। दूसरी चीज जो हमने सीखनी है हमारे इस एग्जाम के अंदर, वो है कि इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। राइट? अच्छा, हो सकता है कि ये एसेट आपको ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा हो। एक है इस साल का नया एसेट है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका और होगा, और जो पिछला एसेट आपकी बैलेंस शीट में इस दफ़ा आ रहा है उसका तरीक़ेकार। अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है तो आपको इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए होती है, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए होती है, ये बात याद रखें। और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? रिटर्न डाउन वैल्यू किसे कहते हैं आप? शाबाश, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये तो आपने काउंटिंग में पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको चाहिए। अगली जो चीज़ आपको मिलेगी वो आपको होगी कि एसेट की सेल, डिस्पोजल ऑफ एसेट। यानी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक्सपेंस कैलकुलेट करना भी सीखना है और गेन या लॉस कैलकुलेट करना भी सीखना है। अकाउंटिंग में गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएं? गेन और एसेट की डिस्पोजल का कैसे करते हैं? सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ऐसे करते हो ना कि अभी रिटर्न डाउन वैल्यू मीन बुक में वैल्यू कितनी है उसको टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, लेकिन ये अकाउंटिंग की होती है। यहाँ क्या होगी? यहाँ टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। यहाँ क्या होगी? नॉर्मली आपकी जो गेन एग्जामिनर आपको बता रहा होगा वो अकाउंटिंग वाली होगी, तो वो ऐड हुई है ना, उसको क्या करेंगे? लेस। हम टैक्स वाली कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे। जो चीज़ ऐड हुई है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस हुई है उसको ऐड करेंगे। ये बात समझ आ गई? क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? अगर तो एसेट बिक नहीं रहा, डिप्रिसिबल एसेट मौजूद है, तो हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि क्या ये इस साल की परचेज है या किसी और साल की परचेज है। अगर तो किसी और साल की परचेज है तो फिर हमें क्या ढूंढना उसमें से? उसका हमें ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ढूंढनी है। अगर इस साल की परचेज है तो क्या ढूंढना उसमें से? कॉस्ट ढूंढनी। याद रहेगा क्या नहीं? बड़ा सिक्के बंद चीज़ मैंने आपको बता दी है।
इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। कंक्लूड कर दिया मैंने, समझ लें कि 4 जो में थे ना ये सेक्शन मैंने आपको एकदम से कंक्लूड कर दिए। सही है। गेन और लॉस जो है वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम बजाय डेप्रिसिएशन को सीखने के पहले कॉस्ट को सीख लेते हैं ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। भी पहला स्टेप जहाँ पहुँचना है पहले वो सीखें, अगला स्टेप उसके बाद है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको कहता हूँ आओ मैं आज आपको जो है ना वो चिकन शाशलिक बनाना सिखाता हूँ। आप कहते हैं जी सिखाएं, तो मैं कहता हूँ कि आओ पहले गोश्त काटना सीखें। कहते नहीं इसको छोड़ें, आई हेट दैट, आई जस्ट लाइक टू कुक द चिकन शाशलिक। मैं कहता हूँ भाई इसको काटोगे तो यहाँ तक आओगे ना। नहीं जी मैं यहाँ पहुँचना है। ये ऐसे ही है कि कोई शख्स ये कहे मुझे लेंटर डालना सिखा दें, क्योंकि भाई दीवार बनाओ, कहते जी दीवार को छोड़ें, लेंटर बनाना सिखाएं, बस कैसे करना है आपने। सही है। तो आज हम थोड़ा सा ये काम करते हैं कि पहले हम किस चीज़ को सीखते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। लें जी, ये आ गया सेक्शन 76। क्या आ गया? ये किस सूरत में है? अगर इस साल की एक्विजिशन है, हो सकता है वो कहे कि 2 साल पहले खरीदा था और खामोश है, तो फिर मुझे उस साल की भी तो कॉस्ट ही चाहिए ना। कहते जी कॉस्ट इन जनरल, आम तौर पर कॉस्ट क्या होगी, कंसीडरेशन गिवन, जो पैसे आपने दिए हैं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन इन काइंड। ये तकरीबन वही चीज़ है जो हम कैपिटल एसेट में पढ़ के आए हुए हैं। इसमें कोई आपको शायद कोई नई चीज़, यानी ये जो सेक्शन 76 है ना ये हर जगह पे अप्लाई होगा। कैपिटल एसेट के लिए भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा। आप गुम होते हैं कहीं पे ना, मुझे वो काम ठीक नहीं लग रहा है। मोबाइल का तो नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते आप, गुम होते हैं कहीं पे ना जी। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, याद करें, कैपिटल गेन में पढ़ा था। इंसिडेंट किसे कहते हैं? वाकया। एसेट के रिगार्डिंग क्या वाकया होता है? खरीदना और बेचना दो ही वाकया होते हैं ना। तो एसेट को खरीदने का वाकया और एसेट को बेचने का वाकया, तो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। वो क्या होते हैं? बिल्डिंग खरीदी आपने, कमीशन दे दी, रजिस्ट्री करवा दी, लीगल पेमेंट कर दी, वो एनी अदर एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव और ऑल्टर दी एसेट्स। ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था ये सेम डेफिनेशन आगे भी आएगी, ये चीज़ें आगे भी आएंगी जाके। ठीक है। आपने ऑफिस लिया, दरवाजे नए लगवा लिए, एयर कंडीशनर लगा, उसमें एयर कंडीशनर तो खैर अलग होगा हमारे लिए डिप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, वो आपने कर दिया, कोई प्लास्टर करवा लिया, कोई पेंट करवा लिए, ये भी। लेकिन वैसे ये रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। दरवाज़ा जो है वो तो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, लेकिन पेंट का करवाना उसकी रनिंग कॉस्ट में आएगा, वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अच्छा, ये मैं लफ्ज़ अब यूज़ करूँगा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, समझ आ जाएगी आपको, यानी बिल्डिंग का ख़रीदना, गाड़ी का ख़रीदना। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स इन बिजनेस, मैंने ऐसे ही किया था कि जब हमने कारोबार शुरू किया था तो हम कुछ चीज़ें अपने घर से ले गए थे, अभी पैसे जो नहीं थे, ताकि बचत की जाए। तो ऐसा होता है कि लोग अपने घर से फ्रिज ले जाते हैं, एयर कंडीशनर, मेरे 5 बेडरूम हैं, इस्तेमाल ही 3 होते हैं, 2 में से एयर कंडीशनर उतारे और ऑफिस से आके लगा लिए। अच्छा यार, घर में और बाद में नए ला के लगा देंगे, ऐसा होता है ना। टेबल ले गए, चेयर्स घर की ले गए, ये चीज़ें। बोर्ड रूम बनाया मीटिंग के लिए तो डाइनिंग टेबल बीवी का जहेज वाला उठा के ले गए। करते हैं लोग ऐसे सीरियसली। तो अब उसने लॉ कहता है कि अगर आप पर्सनल एसेट ले आएंगे तो फिर क्या होगा, कहता उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारी कॉस्ट बन जाएगी, तो उसको डिप्रिशिएट करना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आपने वो एसेट खुद बनाया है, घर आपने वो ऑफिस खुद बनाया है, टेबल खुद बनाया है, तो क्या है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड और प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्शन, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर और एनी अदर। भाई अगर ख़रीदा है तो जो दिया है, बाकी ये 2 सेम है। और अगर ख़ुद बनाया है
तो जो आपने उसको बनाने की कॉस्ट है, उसके इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर या उसको ऑल्टर करने की। एसेट अक्वायर्ड विद द लोन इन द फॉरेन करेंसी, राइट। इसको ज़रा सुनिएगा, ये ज़रा एक अहम चीज़ है, इसकी मिसाल से आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये देखिएगा, मैंने 2024 में एक एसेट अक्वायर किया, प्लांट लिया मैंने एक, राइट। वो प्लांट लिया मैंने USD 5 लाख में। ये बात ज़रा आसान है, मुश्किल नहीं है। 5 लाख में आपने इसको अक्वायर कर लिया। क्या होता है कि उस दिन जो रेट था आपका PKR टू USD, वो था 200 का 2024 में। ये लोन लिया, ये क्या है, आपने लोन लिया हुआ है। लिया लोन किस में है? डॉलर्स में, लोकल में नहीं, डॉलर्स में लिया हुआ है। तो आपकी जो आज की कॉस्ट होगी वो बन जाएगी 5 लाख इंटू 200, 100 मिलियन आपकी कॉस्ट बन जाएगी। एग्री? समझ आ गई? अच्छा, जो प्लांट नया होता है ना, या इंपोर्ट किया हो, उसके ऊपर टैक्स के अंदर 25% एक अलाउंस भी मिलता है, जिसको इनिशियल अलाउंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल अलाउंस भी कहते हैं। ये तो हम इसमें से पहले साल लेस करेंगे इनिशियल अलाउंस। ये सिर्फ प्लांट के ऊपर होता है। ये प्लांट और मशीनरी, गाड़ियां वगैरह कंप्यूटर पे मिलता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं होता। और नया हो, पढ़ेंगे आगे जाके, परेशान नहीं होना। ये अकाउंटिंग में नहीं होता। सर हमें तो अकाउंटिंग में पढ़ाया ही नहीं गया, तो मैं अकाउंटिंग पढ़ा भी नहीं रहा। समझ आ रही है ना? सर ये क्यों होता है? ये बर्डन कम करने के लिए होता है, ताकि इस साल आपको एक्सपेंस ज़्यादा मिल जाए। जब एक्सपेंस ज़्यादा मिलेगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। जो यानी आप इस साल आपने इन्वेस्टमेंट की है, ऐसा नहीं होता कि जब आप लोग घरों में शादियां करते हैं तो आप और ख़र्चे बंद कर देते हैं। तो टैक्स का बर्डन कम करने के लिए ये आपको अलाउंस मिलता है, ताकि लोग पाकिस्तान में नई मशीनरी इस्तेमाल, पुरानी मशीनरी पे नहीं मिलता। इंपोर्ट बेशक पुरानी ही की हो, उस पर मिल जाता है, लेकिन यहाँ से नई मशीनरी, ताकि जिद्दत लोग लेकर आएँ, अपने पुरानी चीज़ों के ऊपर चीज़ें ना बनाते जाए ना, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। जितनी मशीन अच्छी होगी उसके ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं। तो वो आपको मिल गया एट द रेट ऑफ 25%, तो माइनस इंटू 0.25। तो आपकी पहले साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई वो ये आ गई 75 मिलियन। इसको बोलेंगे टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर आप इस पे करेंगे लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। आपने की, डेप्रिसिएशन का रेट है, अभी पढ़ाऊंगा आपको, 15%। तो आपने इसका 0.15 माइनस किया, तो आपकी अगली जो रिटर्न डाउन वैल्यू ये आ गई। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है? तो मैं आपसे पूछूं इस साल की आपकी टैक्स डिप्रिसिएशन कितनी है, तो आप कहेंगे 25 प्लस 11.25। ये अब देखें ज़रा, 100 मिलियन का है, पहले ही साल 36 मिलियन का आपको एक्सपेंस मिल गया। और अगर ये कंपनी हो तो इंटू 0.29, 10 मिलियन का आपका टैक्स बच गया। फ़ायदा अब समझ आई है इनिशियल अलाउंस की कि नहीं? चलें, 2025 में आपने इसकी लोन की पहली किस्त अदा की। अब ध्यान कीजिएगा ज़रा,
अब ध्यान कीजिएगा, मैं 3-4 सेक्शन इकट्ठे ही करवाई जा रहा हूँ, कितना चालाक आदमी। इनिशियल अलाउंस भी पढ़ाई जा रहा हूँ, टैक्स डिप्रिसिएशन भी, थर्ड शेड्यूल भी, कॉस्ट भी, सेक्शन 71 भी करवाई जा रहा हूँ आपको, है। डॉलर पेमेंट कितनी करनी, लोन कितना आपका $500 का, कितना, आपने $1,00,000 की पेमेंट की, कितनी डॉलर की पेमेंट की, ठीक है, उस कर्जे की जो आपने लिया हुआ था। उस दिन का जो रेट था वो हो गया हुआ था PKR टू USD 250। आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, 50। क्या $500 5 लाख पे हुआ या 1 लाख पे हुआ, 1 लाख पे। तो आप क्या करेंगे कि पहले डिप्रिसिएशन सेट करने पे कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे, किसको करेंगे, कॉस्ट को, रिट्रोस्पेक्टिव शुरू में नहीं चले जाएंगे, इसी 63 को। अच्छा, आपसे पूछा जाए इस साल की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड रिटर्न डाउन वैल्यू, तो आपकी हो जाएगी ये वाली, इस साल की ये हो गई। तो यानी नया साल शुरू हो गया ना, तो आप इसमें करेंगे ऐड फॉरेन एक्सचेंज लॉस, वो कितना होगा, 1 लाख, देखिएगा 1 लाख इंटू 50, 50 का तो आपको लॉस हो गया। अब आपकी आ गई एडजस्टेड वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ये आपकी नहीं आ गई, ठीक है। एडजस्टेड कॉस्ट क्या लें, ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्या लें, इसको आप डिप्रिसिएट करेंगे, कहेंगे लेस टैक्स डिप्रिसिएशन कितनी है 15%, तो आप करेंगे दिस इंटू 0.15, ठीक है। ये आप इसको डिप्रिसिएट करेंगे तो इस साल का आपका एक्सपेंस कितना आ जाएगा, ये वाला 10 मिलियन का। चलें 2026 आ गया, 2026, इसको इधर कर लेते, इसकी ब्रॉड फॉरवर्ड रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, फिर इसको करेंगे। ये पता चल रहा है मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, याद आया। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं यूज होता, डिमिनिशिंग बैलेंस नहीं यूज होता, सिंकिंग मेथड यूज नहीं होता, डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज नहीं होता, यहाँ एक ही होता है बस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब अगले साल फिर आपने $2 लाख की पेमेंट कर दी, कितनी, $2 लाख की आपने पेमेंट की, और उस वक़्त जो डॉलर था, ठीक है, $2 लाख की पेमेंट की और डॉलर हो चुका था 190 का। अब फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितना, 10 का, कितने के ऊपर, तो फायदा माइनस कर देंगे, लेस फॉरेन EIGN फॉरेन एक्सचेंज गेन, तो आप इसमें से करेंगे लेस 2 लाख इंटू 10, तो आपकी ये एडजस्टेड वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। और आप इसको यहाँ से फिर इस साल करेंगे लेस टैक्स डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% माइनस दिस इंटू 0.15, तो इस साल का एक्सपेंस कितना होगा, ये वाला, समझ आइए। अब हो सकता है मेरा बेटा कि इस साल उसने आपको इसकी काउंटिंग डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई हो, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। देखिए ये डिप्रिसिएशन इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो,
इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो या जहाँ भी हो, वो आपको बताया ये डिप्रिसिएशन यहाँ है, वो कहे डिप्रिसिएशन यहाँ है, वो यहाँ है, आपने किसको एडजस्ट करना है? इस वैल्यू को, प्रॉफिट बिफोर, आपने इसी को एडजस्ट करना है। आपने कहना सर जब कॉस्ट ऑफ सेल में थी तो आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एडजस्ट किया, एडमिन में थी फिर भी आपने इसको किया। मैंने कहा बेटा मैंने हर सूरत में इसी को एडजस्ट करना है। ये खानदान के अब्बू हैं, इसको समझाओ जो बात समझानी है। ऊपर जो कुछ भी हो चुका है समझाना किसको है? इसको समझाओ। इज इट क्लियर? आप समझ आइए। तो ये मैंने आपको बात अभी समझाई है कि फॉरेन एक्सचेंज को कैसे डील करना है। ज़ाहिरी बात है मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में अंग्रेजी लिखी होगी। अ प्लांट वाज परचेज, अगर पहला साल है तो ऐसे बताया जाएगा, अ प्लांट वाज परचेज फॉर $500 फॉर USD 500,000, राइट। द लोन वाज टेकन बाय मिस्टर ए फ्रॉम ज्यूरिच बैंक ब्ला ब्ला, राइट। द पेमेंट टू बी मेड इन द USD, at that time the USD rate was 200 when the loan was taken, ठीक है। फिर आपको बताएगा in 2025 अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ $100,000 was paid when the rate raised to 250. You are requested to compute the tax allowances for 2024 and 2025। ये अंग्रेजी में लिखा होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले उसी तरह फिर आप लेके चलेंगे, यानी सबसे पहले कॉस्ट पे पहुंचना है। सबसे पहले कहाँ पहुंचना है? कॉस्ट पे पहुंचना है आपने। ठीक हो गया, समझ आ गई? पार्ट ऑफ द एसेट रिटेन एंड पार्ट ऑफ डिस्पोज्ड ऑफ। एक ऑफिस था, आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने उसका एक फ्लोर बेच दिया, एक रख लिया, उस सूरत में क्या होगा? बाकी को डिप्रिसिएट कितना करेंगे? समझ आ रही है? लॉ कहता है द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिटेन्ड shall be apportioned on the basis of the FMV at the time of acquisition of the asset। बस ये याद कर लें इतना। जो एसेट आपने बेचा है, जो रखा है वापस, वो देखा जाएगा जब खरीदा था उस वक्त ये कितने % था टोटल वैल्यू का। आज नहीं देखा जाएगा, हो सकता है आज वैल्यू चेंज हो चुकी हो। एक आपके पास शॉप है, उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं उसे, छत भी उसके आपके पास है, एक उसके ऊपर फ्लैट बना हुआ है। ये दो अलग अलग चीज़ें आपके पास दोनों मौजूद हैं। गोदाम कह लें, गोडाउन जिसे कहते हैं, मार्केटों में होते हैं ना गोडाउन। जब आपने ख़रीदा था उस वक्त आपका 90% शॉप थी और 10% वैल्यू आपको एडिशनल देनी पड़ी वो फ्लैट ख़रीदने के लिए। उसने कहा 90 लाख की शॉप है, आपने कहा यार ये फ्लैट समेत मुझे दे दो। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, टेस्ट नहीं दे रहे? टेस्ट वो जो हमने वो शेड्यूल दिया हुआ है, हाँ उसके मुताबिक अब, हाँ जी वो ख़त्म कर दें, ठीक है। टर्म टेस्ट देंगे ये इंशाल्लाह ताला। हाँ जी कल शेड्यूल कल को ही था ना? कितने बजे है? क्लास मैंने की हुई है कल ना, कोई इसको 2 बजे के बाद कीजिएगा। 11 बजे, 11 बजे से ऑनवर्ड कर लें, 11 टू ऑनवर्ड कर लें। नहीं आप मंडे को इनका टर्म टेस्ट कर लें, कल टेस्ट ना करें। इसको मंडे को कर लें, इनका टेस्ट जो है ना, टर्म टेस्ट लाजमी करें, अपने टेस्ट को उससे आगे कर लें। हमारा जो रिवीजन सेशन चल रहा है ना उसको आगे कर लें। हाँ जी अभी टर्म टेस्ट लाजमी है, वो लाजमी करें, ठीक है ना। उसके बाद वो ट्यूसडे को कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो उस वक़्त आपने 10 लाख रुपए और दिया और आपने फ्लैट भी ले लिया, गोडाउन भी ले लिया साथ, तो 1 करोड़ रुपये की आपने पेमेंट कर दी।
अब जब आपने क्या किया कि आपने उस गोडाउन को बेच दिया 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का, अब आपके पास जो चीज़ बची है वो कितनी बची हुई है? वो 90% बची हुई है। कितनी बची है? तो आप अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू का 90% को डिप्रिसिएट करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आज के दिन उन दोनों की वैल्यू बराबर हो चुकी हुई हो, शॉप की और उसके गोडाउन की वैल्यू हो सकता है आज, लॉ कहता है उस दिन जितनी रेशो में था ना जो चीज़ आपने बेची है, आज भी उसी को डिप्रिसिएट करना शुरू करेंगे। ये बात समझ आ गई? हाँ जी, ये चीज़ कभी पेपर में आई नहीं है। हाँ, रेशो में लेना है, उस वक्त देखा जाएगा। मैंने आज तक इसको कभी एग्जाम में देखा नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। पेमेंट इन काइंड, अगर आपने कोई पेमेंट इन काइंड कर दी है, कोई चीज़ दे दी है, चीज एक्सचेंज, इसको कहते हैं, आगे लिख ले एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो जो कुछ भी दिया है ना, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, जो एसेट आपने दिया है, वो आपके एसेट की कॉस्ट बन जाएगा। इसमें लिखा है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, अमाउंट एग्जाम्ड फ्रॉम टैक्स। वो जो चीज़ आपने दी है, हो सकता है वो टैक्सेबल हो सकता है एग्जाम्ड हो। मिसाल है, मैंने चावल उगाए हैं, आपसे प्लांट खरीदा मैंने, कटिंग प्लांट, तो मैंने आपको चावल दे दिए, तो वो तो मेरे एग्जाम्ड है। इसके साथ मैंने आपको जो है वो प्लॉट दे दिया, वो तो टैक्सेबल है, कैपिटल गेन है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लॉ कहता है दोनों की जो मार्केट वैल्यू होगी वो इसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो पहले आप कॉस्ट तक पहुंचेंगे, फिर उसको डिप्रिसिएट करेंगे। कल ये मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि सर हमें ग्रांट मिली है 8 मिलियन की, और 8 मिलियन का ही प्लांट है, मैं क्या करूं? मैं क्या डू नथिंग। कहता वो क्यों? मैं क्या, लॉ ये कहता है कि रिड्यूस द कॉस्ट रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द एसेट बाय द गवर्नमेंट सब्सिडी, बाय द सब्सिडी और ग्रांट। तो मैं कहा तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? कहता 8 मिलियन। मैं कहा सब्सिडी कितनी मिली है, ग्रांट कितनी मिली है? 8 मिलियन। जीरो हो गई, कॉस्ट क्या बची? यानी ग्रांट जो आपको प्लांट के लिए मिली है वो टैक्सेबल नहीं है। तो क्या करें, उसकी कॉस्ट में से माइनस कर दें। अगर कुछ वैल्यू बच गई है उसको डिप्रिसिएट करना शुरू कर दें। अकाउंटिंग में भी मेरा ख्याल एक जगह पर है ना, क्वालिफाइंग एसेट्स के ऊपर आप बात करते हैं। ओके, एसेट अक्वायर्ड बाय वेविंग ऑफ लोन और रिसीवेबल्स। मैंने किसी से पैसे लेने थे 1 करोड़ रुपया, वो पैसे नहीं दे रहा था मेरे, ठीक है, कितने पैसे लेने थे? 1 करोड़ रुपया। तो मैं गया तो उसकी गाड़ी ले आया, मैंने कहा यार ये गाड़ी मुझे दे दो। उन्होंने कहा ये लो। उन्होंने कहा मेरा कर्जा माफ़। मैं कहा माफ़। गाड़ी थी 80 लाख रुपए की। आप बताएं कॉस्ट कितनी होगी? 1 करोड़ रुपया। हाँ, ये लॉ ने बताया। उन्होंने कहा गाड़ी बेशक आपको 80 लाख की मिली है, लेकिन वो जो कर्जा आपने माफ़ किया वो कितना किया है? 1 करोड़ का। तो इस गाड़ी की कॉस्ट कितनी होगी? आप इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करें। लीज्ड एसेट्स परचेज, ये लफ्ज़ देखिएगा, ध्यान कीजिएगा। पहली बात है कि लीज्ड एसेट की कॉस्ट ज़ीरो होती है। अगर आपने कोई एसेट लीज करवाया है ना, तो कॉस्ट कितनी होगी? याद रखना है आपने, बार बार आना है पेपर में। अगर आपने एसेट लीज करवाया है, लीज 2 तरह की होती है, रेंट कार वाले ऑपरेटिंग लीज, और ख़रीदते हैं गाड़ी उसको फाइनेंस लीज कहते हैं। उर्फ़ आम में हम देसी लोग ये जो किराए पे कार लेते हैं उसको लीज नहीं कहते, हम उसको रेंट, यार मैंने गाड़ी रेंट पे ली हुई है। कुछ शोखे होते हैं हमारी तरह, वो कहते हैं यार मैंने आज गाड़ी लीज करवा ली है, तो लेकिन वो रेंट वाली होती है। समझ आ रही है ना? दोनों सूरतों में आपकी कॉस्ट टैक्स में ज़ीरो होती है। कितनी होती है? ज़ीरो होती है। लेकिन एक वक्त आता है फाइनेंस लीज में गाड़ी वो आपके नाम बन जाती है, फिर क्या होगा?
फिर कॉस्ट कितनी होगी भाई, मेरे से भी तो सुन लेना, उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट वो होगी जो उस दिन आप गाड़ी को खरीदने के लिए देंगे। अक्सर ये कॉस्ट ज़ीरो होती है, आप सारी पूरी पेमेंट किस्तों में कर चुके होते हैं। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें बैंक आपसे कहता है कि जब ये गाड़ी आप मेरे से लेंगे उस वक्त आप मुझे 5 लाख रुपया देंगे, ट्रांसफ़र करवाने के ऊपर। उसको बार्गेन ऑप्शन भी कहते हैं, बार्गेन प्राइस भी कहते हैं, और इसको रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं। ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अक्सर ये ज़ीरो होती है। क्या होती है? इसलिए उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज, लेकिन उसकी हो सकता है उस वक्त मार्केट वैल्यू 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपया हो। दोबारा सुन लीजिएगा, गाड़ी जो लीज़ करवाई जाती है उसकी कॉस्ट ज़ीरो होती है, उसकी कॉस्ट, उस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। सही है? और अकाउंटिंग में तो की होगी तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग में तो की होगी ना, अकाउंटिंग में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे पढ़ा हुआ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, शक्ल के ऊपर सब्सटेंस देखा जाएगा, फॉर्म शक्ल, सब्सटेंस जो हकीकत है, शक्ल को नहीं देखा जाएगा, हकीकत देखी जाएगी, हकीकत क्या हुआ है, ये है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यहाँ टैक्स में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, परेशान नहीं होना अगर नहीं समझ आई तो। क्लियर हुई बात? तो अगर आपको एग्जामिनर बताए कि ये गाड़ी मिली, आपकी लीज थी, इस साल आपके नाम पे आ गई है, ये आएगा पेपर में, तो फिर एग्जामिनर लाजमी आपको उसकी रेजिजुअल वैल्यू बताएगा कि इतनी पेमेंट करके हमने गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली है, उसको आपने डिप्रिसिएट करना है, वही आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी। ओके? पीपीटी में जो लीजिएशन की अकाउंटिंग, पीपीटी क्या होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हाँ, अकाउंटिंग लीजिएशन की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड ही होनी, हर दफ़ा ऐड ही होनी है, होनी ऐड है, लेस क्या होगा? कुछ भी नहीं। नहीं, वो जो आपने बैंक को पेमेंट की हुई है, वो जो पेमेंट नहीं करते बैंक को, किस्त जो देते हैं, पूरी किस्त ही आपका एक्सपेंस होता है, मौज करें। वो जो किस्त देते हैं ना पूरा साल बैंक को, वो सारा एक्सपेंस होता है आपका। अकल नहीं मानती तो अकल कौन सी टैक्स में लगती है? अगर अकल ही लगे तो ये ऐसा टैक्स तो ना हो। लीज रेंट, हाँ, ये बात क्लियर हुई है। को ओनरशिप, अगर एसेट आपका को ओन्ड है, आप दो लोगों ने मिलके एक शॉप खरीदी हुई है, एक प्लाजा खरीदा हुआ है, तो आप कितना करेंगे? जो आपके हिस्से का वो अपना डिप्रिसिएट करेंगे, जो किसी का वो डिप्रिसिएट करेगा। सर्विस चार्जेस, आपने प्रिंटर लिया हुआ है, उसकी हर साल आप सर्विस चार्जेस पे करते हैं, वारंटी पे करते हैं, वो नहीं शामिल होगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ग्रुप एसेट अक्वायर्ड, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले आपको दे चुका हूं, ग्रुप एसेट अक्वायर्ड। चलें मैं इसको आखिरी चीज़ इसको समझाता हूँ आपको यहाँ पर। एसेट अक्वायर्ड इन द ग्रुप, आपने पूरी फैक्ट्री एक्वायर की है, उसमें फैक्ट्री में क्या होगा? बिल्डिंग, एसी, राइट, फर्नीचर और कार गाड़ियाँ भी आपने ले ली हैं। ठीक है, आपने टोटल जो इसकी पेमेंट की है वो आपने कर दी है 500 रुपया, 500 मिलियन कर लें, ये आपने पेमेंट की है। भाई मुझे तो बिल्डिंग की अलग कॉस्ट चाहिए, एसी की चाहिए, फर्नीचर की, क्यों? क्योंकि मैंने हर एक को अलग अलग डिप्रिसिएट करना है ना, इसका रेट और है, इसका और है, इनके डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लॉ कहता है पहले देखो इनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी उस वक्त जब तुम्हें मिली। मैं कहता जी बिल्डिंग जो थी वो 200 रुपये की थी, एसी जो था वो 50 रुपये का था, फर्नीचर जो था, प्लांट भी डाल देते हैं इसकी जगह, यहाँ प्लांट डाल देते हैं, फर्नीचर जो था वो 100 का था और प्लांट जो था वो 400 रुपये का था। कहता टोटल कितने हो गए? 750। यानी अगर मैं चीज़ें मार्केट से अलग अलग ख़रीदता
तो मुझे ये मिलती 750 की। कितनी मिलती? 750 की मिलती। लॉ कहता है कि आप इसी रेशो से 200 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाइड बाय, ये इसकी मैं बहुत प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, इसको कहते हैं वेट के मुताबिक। यानी ये 200 जो है वो इसके अंदर कितने परसेंट है? प्रोपोर्शन, ये ठीक है। ये 1 आ गया। 1 क्यों आया? क्योंकि 100 है ना। तो आप 500 का 27% इसकी कॉस्ट हो जाएगी, सही है। और इसी तरह जो 50 है ये इसकी कॉस्ट हो जाएगी, समझ आ रही है। और 100 डिवाइडेड बाय, जब परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, ये इसकी कॉस्ट होगी, ये कॉस्ट होगी। आपको टोटल करके देख लें, ये देखें नीचे 500 आ रहा है, ये वो टोटल करके देखें, ये 500 की ये। अब आप इस कॉस्ट को डिप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, समझ आ रही है। ये कॉस्ट कम भी हो सकती है, मसलन ये उलट भी हो सकता है। 400 की चीज़ हो, आपको 500 में मिली है। आप इसको, हो सकता है कि ये चीज़ आपको 300 की हो, ये चीज़ जो है वो 25 की हो, ये हो सकता है 100 की हो, तो आपको 470 की चीज़ 500 में मिली है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी कॉस्ट क्या होगी? ये कॉस्ट होगी। इस ओके, समझ आई है। तो पहला स्टेप आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कॉस्ट का कंप्लीट कर लिया। मेरी इस पे इंडिपेंडेंट सवाल अक्सर आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन के अंदर तो एक कैलकुलेशन मिलेगी ना, साथ इंडिपेंडेंट सवाल भी मिलेगा, समझ आ रही। देखें, मैं ईमानदारी से आपको बताता हूं कि यहां पर आज तक कोई चीज़ नहीं आई हुई। मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रहा होता कि सर हर बात को कहते हैं कि यार ये आनी है पेपर में। ऐसा नहीं है, जो नहीं आती मैंने बताया कि ये चीज़ पेपर में कभी टेस्ट नहीं हुई, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये जो टेबल मैंने आपको बताया है ना कॉस्ट वाला, आगे कल हम करेंगे इसकी कंसीडरेशन वाला नेक्स्ट लेक्चर में। ये दोनों सेक्शन 76 और 77 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेचने के ऊपर ये वाला लगेगा, राइट। अभी मैं कॉस्ट पढ़ा के अब डिप्रिसिएशन पे जाएंगे, जब बेचने पे आएंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि पहले दोनों को कंप्लीट कर लें, इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ डिस्पोजल ऑफ एसेट सेम फार्मूला लगेगा, वही यहाँ भी आएगा। अगर आपने लीज को लीज एसेट को बेच दिया फिर क्या होगा? आम हालात में अगर आपको पेमेंट इन काइंड मिल गई है फिर क्या होगा? एसेट डिस्ट्रॉयड का तकरीबन वही है, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको आपसे दरख्वास्त है कि इसको करके आइएगा। संडे को हमारी जो है वो, कल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा इंशाअल्लाह वज़्ज़ोजल। किसकी भला? हाँ जी, हाँ जी, चैप्टर 10 की प्रैक्टिस हम करेंगे, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पेपर में एक सवाल उसमें से मिलेगा, ठीक है। और आपकी साथ रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ जी, क्लास तकरीबन 9-10 बजे मैं शुरू करूँगा। हाँ जी।